नमस्कार। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं जीकेई क्लस्टर को बनाना। कैसे हम गूगल क्यूबिनिटीज इंजन पे क्लस्टर को बनाते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि हम क्यूबिनिटीज़ को यूज़ क्यों करते हैं और क्यूबिनिटीज़ वर्सेस जीकेई जो गूगल क्यूबिनिटीज़ इंजन होता है उसमें अंतर क्या होता है। देखिए, जो क्यूबिनिटीज़ होता है वो तो एक तरह का सॉफ्टवेयर हो गया, वो हमारे जो कंटेनर हैं उन्हें मैनेज करता है। अब आजकल हम किस तरह की ऐप बनाते हैं, हम क्या करते हैं, छोटी छोटी ऐप बनाते हैं, माइक्रो सर्विसेज ऐप बनाते हैं, मतलब छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। देख भी लेते हैं हम एक बार दोबारा, आपका इससे रिवीजन सा हो जाएगा थोड़ा। जैसे हम क्या करेंगे, मान लो हमें एक फूड डिलीवरी ऐप बनानी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज लेवल की छोटी छोटी ऐप बनाएंगे। जैसे फ्रंट एंड सर्विस अलग बना ली, ऑर्डर सर्विस अलग बना ली, ये पूरी इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब इसका फाइल कोड सब अलग होगा, इसका अलग होगा, बिल्कुल इसका अलग होगा। पेमेंट सर्विस का नोटिफिकेशन जो सर्विस है इसका कोड बिल्कुल अलग होगा। तो ये छोटी छोटी बना ली, फिर इन्हें हम कंटेनर में डाल देते हैं। कंटेनर में डालने का मतलब ये होता है कि भाई ये किस रन टाइम पे जो है ये इन्हें रन करना है। जैसे भाई पाइथन 3.11 इस पे इन्हें रन करना है, या फिर नोड जेएस के इस वर्जन पे चलना है इन्हें, वो सब उसकी इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी इन्हें लाइब्रेरी यूज़ करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। फिर कंटेनर को हम डिप्लॉय कर देते हैं, कंटेनर को डिप्लॉय कर देते हैं। अब मान लो इस तरह के हमारे पास हो गए, मतलब 500 कंटेनर हो गए, तो उन्हें कैसे मैनेज करेंगे हम, कैसे उनकी स्केलिंग करेंगे। तो वो काम करता है हमारा क्यूबिनिटीज़, हमारे कंटेनर को मैनेज करता है, कौन सा कब स्केल करना है। अब मान लो जैसे जो पेमेंट सर्विस हो गई हमारी, एक ऑर्डर सर्विस हो गई, एक हमारी ब्राउजिंग सर्विस हो गई, जिसपे जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, उस पर पेज जो स्टार्टिंग में पेज आता है जिसमें हम प्रोडक्ट को ब्राउज करते हैं, देखते हैं। अब जो जिस पेज पे हम जिस जो फर्स्ट वाला होगा जिस पे हम ब्राउज कर रहे हैं, उसकी तो हमें ज़्यादा कॉपीज चाहिएंगी, मतलब बड़ा सर्वर चाहिएगा उस माइक्रो सर्विसेज को रन करने के लिए। और जो मान लो, अब ऐसा तो है नहीं कि जितने लोग उसे देख रहे हैं सब परचेज करेंगे। जो पेमेंट सर्विस है उसे कम लोग, कम सर्वर चाहिएगा, उसे कम कंप्यूटर पावर चाहिएगी। तो हम फिर वो वाला कंटेनर ज़्यादा स्केल कर जाता है, जो उनसे को ज़्यादा वो चाहिए, जिसको कम चाहिए वो कम स्केल करता है। तो इससे हमारी प्राइसिंग भी बच जाती है। तो ये सब काम करता है क्यूबिनिटीज़। और क्यूबिनिटीज़ को मैनेज करने का काम करता है जीकेई, गूगल क्यूबिनिटीज़ इंजन। ये क्या करता है, क्यूबिनिटीज़ को मैनेज करता है कि कब इसे स्केल करना है, इसकी अपडेट वगैरह, और इसका सारा बैकएंड, इस पर वीएम वगैरह सारा काम करता है गूगल क्यूबिनिटीज़ इंजन। ये इसका एक वर्जन होता है जिससे गूगल क्यूबिनिटीज़ को मैनेज करता है, क्यूबिनिटीज़ कंटेनर को मैनेज करता है, ऐसे आप मान सकते हो। तो क्यूबिनिटीज़ कुल मिला के 5 चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए जो इस जिससे मिलके पूरा बनता है क्यूबिनिटीज़ इंजन। एक तो होता है क्लस्टर, दूसरा होता है कंट्रोल प्लेन, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था। तीसरा होता है नोड, फिर होता है पोड, और एक होता है कंटेनर। तो इनके बारे में आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यही बार बार आप यूज़ में आएंगे। तो ऐसे, तो हम एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर जिसमें आपने अपनी माइक्रो सर्विसेज रखी है कॉन्फ़िगर करके, उसमें सारे कॉन्फ़िगरेशन उसके क्या क्या हम यूज़ करेंगे, कौन से रन टाइम पे उसे चलना है। जैसे माई कंटेनर, नोड जेएस कंटेनर, पाइथन कंटेनर, ये अलग अलग लैंग्वेज में भी हो सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है माइक्रो सर्विसेज बनाने का, कि हम मान लो हमें पेमेंट सर्विस करनी है तो वो जावा में कर दी हमने, है ना। कुछ हमें डेटा एनालिटिक्स का काम करना है वो हमने पाइथन में कर दिया। तो हम अपनी मर्जी से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं अलग अलग माइक्रो सर्विसेज का। फिर उन्हें कंटेनर में डालते हैं, फिर उन्हें हम डेप्लॉय करते हैं। जैसे हम उसे क्यूबिनिटीज़ में डेप्लॉय करेंगे तो क्यूबिनिटीज़ क्या करेगा, उसे एक पोड, एक रैप कर देगा कंटेनर को, उसे हम पोड बोलते हैं। उसे एक फिर एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस मिल जाएगा, हर पोड का एक अलग आईपी एड्रेस होगा, जिससे वो आपस में कनेक्ट करेंगी माइक्रो सर्विसेज। पोड एक रैपर है जिसके अंदर कंटेनर रन होता है। फिर होता है हमारा नोड। नोड क्या है, ये एक्चुअल वीएम होती है। जो हमारे पोड होते हैं वो वीएम पे रन करेंगे। वीएम तो आपको पता ही है, जब हमने कंप्यूटर में पढ़ा था वीएम बनाई भी थी, एक तरह का कंप्यूटर जैसा आपका कंप्यूटर होता है, बस ये एक बड़े लेवल का कंप्यूटर होता है। तो पोड रन कहाँ करता है, नोड पे। अब कौन सा पोड कौन से नोड पे रन करेगा, तो इस तरह का काम ये क्यूबिनिटीज़ का होता है, ये हम हैंडल नहीं करते। तो अब अभी हम देखेंगे कौन कौन क्या क्या करता है इसमें, नीचे अभी जाके अभी देखेंगे ये भी सब। कंट्रोल प्लेन होता है, फिर कंट्रोल प्लेन क्या होता है, ब्रेन ऑफ क्यूबिनिटीज़। ये पोड कहाँ रन करेगा, ये इस तरीके का काम करता है, मतलब ये एक तरह का मैनेजर होता है। कंट्रोल प्लेन दिमाग है जो पूरे क्लस्टर को कंट्रोल करता है। फिर आता है हमारा क्लस्टर जो हम अभी क्रिएट करेंगे। ये क्या है, पूरा क्यूबिनिटीज़ का सिस्टम है, मतलब पूरा ये कंट्रोल प्लेन नोड सब इसी के अंदर होते हैं। तो क्लस्टर एक कंप्लीट क्यूबिनिटीज़ इन्वायरमेंट है जिसमें सारे नोड्स और कंट्रोल सिस्टम इंक्लूडेड होते हैं। अब थोड़ा सा अब आपकी समझ में आ गया होगा, तो एक सिंगल लाइन में हमने पूरा बना रखा है, सिंगल स्टेटमेंट। क्लस्टर एक पूरा सिस्टम है,
कंट्रोल प्लेन उसका ब्रेन है, नोड एक वीएम है, पोड एक रैपर है जिसमें कंटेनर रन होता है। कंटेनर आपका एक्चुअल एप्लीकेशन होता है जिसके अंदर आप अपनी माइक्रो सर्विसेज रखते हो। अब हम एक GKE क्लस्टर क्रिएट करेंगे। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो ऑटो पायलट होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो इन्हें समझेंगे अभी, ये कब हम कौन सा यूज़ करते हैं और इनकी प्राइसिंग वगैरह कैसे गूगल चार्ज करता है। तो उससे पहले हम एक पोर्टल पे आएंगे अपने कंसोल पे, और कंसोल में आके इसे एक बार क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसे क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर हम दोबारा थ्योरी पे जाएंगे, इतना ही क्रिएट होगा ना, फिर हम पढ़ेंगे सारा कैसे कैसे होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्यूबिनिटीज़ इंजन यहाँ पे आना है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्यूबिनिटीज़ इंजन, या आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपको API अनेबल करनी पड़ेगी। जैसे ही आप API अनेबल कर लोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे क्लस्टर पे आना है, ये इधर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्लस्टर होगा, यहाँ पे आना है। फिर आपको ऊपर यहाँ पे करना है क्रिएट। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट पे करोगे तो 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ऑटो पायलट और स्टैंडर्ड। तो अभी के लिए आपको ऑटो पायलट क्रिएट करना है, तो ऑटो पायलट पे आपको करना है कॉन्फ़िगर। तो जैसे ही आप इस पर कॉन्फ़िगर करोगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा, क्लस्टर बेसिक्स। ये आपको यहाँ पे बस नेम लिखना है इसका, है ना, ऑटो पायलट क्लस्टर डेमो, इस तरीके से आप नेम रख सकते हो इसका। उसके बाद आपको एक रीजन सेलेक्ट करना है, तो US सेंट्रल 1 ही कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। फिर आप नेक्स्ट जाओगे फ्लीट रजिस्ट्रेशन। अब ये फ्लीट क्या होता है, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, मान लो कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी कंपनी है, उसके लगभग 10 से 20 कंट्रीज़ में अलग अलग ऑफिस हैं उसके। तो उन्हें ऑफिस को रन करने के लिए उसे एक हेड ऑफिस बनाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये होता है, जैसे क्लस्टर हैं हमारे, हम मान लो हम कोई बड़ी ऐप बनाएंगे तो हमारे क्लस्टर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मान लो हमारे 10 क्लस्टर हैं, अलग अलग लोकेशन पे हैं। मान लो हमारी ऐप US में भी चल रही है, इंडिया में भी चल रही है, तो हमने क्या कर रखा है, अलग अलग लोकेशन पे अपने क्लस्टर बना रखे हैं। लेकिन उन्हें सारे क्लस्टर को एक क्लस्टर से मैनेज करेंगे हम, मतलब एक क्लस्टर को एक तरह से हेड ऑफिस बना देंगे। तो यही यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, रजिस्टर क्लस्टर टू द फ्लीट, मतलब ये एक मेन क्लस्टर बन जाएगा फिर, जिससे वो बाकी सब मैनेज होंगे। तो अभी के लिए तो हम एक ही बना रहे हैं, तो आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं। फिर आपको नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में यहाँ पे आप जैसे VPC नेटवर्क हम बनाते थे, नेटवर्क में हमने सीखा था, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। अभी तो हमने कुछ बना नहीं रखा है तो डिफ़ॉल्ट आ रहा है यहाँ पे, तो अभी के लिए आप इसे एज इट इज रहने दे सकते हैं। एडवांस सेटिंग में भी आप अभी एज इट इज रहने दे सकते हैं। बाकी आपको कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको नाम रखना है, रीजन सेलेक्ट करना है। बाकी हम धीरे धीरे जैसे जैसे ऐप डेप्लॉय करेंगे फिर हम इनका मतलब समझते जाएंगे, नेटवर्किंग का कब हम VPC पे रखेंगे, कब हम क्या करेंगे, वो धीरे धीरे समझ में आएगा हमारी। तो आपको सिंपली करना है इसे क्रिएट। तो ये जैसे आप इसे क्रिएट करोगे ना तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्रिएट होने में लगभग 5 मिनट ये ले लेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, बैक एंड पे नोड वगैरह क्रिएट होंगे आपके, फिर वो आपस में लिंक होंगी सारी चीज़ें। तो ये चीज़ है, तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा क्रिएट होने में। तब तक हम वापस चलते हैं और समझते हैं आगे की चीज़ें, इनके कॉन्फ़िगरेशन, वो प्राइसिंग वगैरह वो सब समझते हैं। तो ये आपने क्रिएट करके देख लिया ऑटो पायलट वाला। अब इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो ऑटो पायलट होगा जो हमने क्रिएट किया अभी, एक होगा इसमें स्टैंडर्ड। अब जो ऑटो पायलट होता है उसमें तो गूगल मैनेज करता है आपका सब काम, आपके नोट्स वगैरह आपको वहाँ पे देखने को ही नहीं मिलेगा। नोट्स वगैरह क्रिएट करना आपके ऑप्शन में ही नहीं आया कि आपको कितने नोट्स क्रिएट करने, ऑप्शन ही नहीं आया आपके पास, क्योंकि जैसे जैसे आपका स्केल होता जाएगा ऑटोमेटिक क्रिएट करता जाएगा। सारे नोट्स वगैरह मैनेज कौन करेगा, गूगल करेगा ना। आपको मशीन टाइप्स चूज़ करना कि आपको ये मशीन चाहिए, इतने GB का आपको प्रोसेसर चाहिए, कुछ नहीं चूज़ करना आपको। ऑटो पायलट में डिस्क वगैरह भी सब गूगल ही मैनेज करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा, आपको कुछ नहीं करना होता इसमें। गूगल ऑटोमेटिकली राइट साइज़ के नोड क्रिएट कर देगा, आपके यूजेस के हिसाब से उसे स्केल करेगा, अपग्रेड हैंडल गूगल करेगा, सिक्योरिटी भी सब गूगल करेगा उसमें। केवल आपको क्या करना है, ऐप डेप्लॉय करनी है, जैसे आप क्लाउड रन पे करते थे। मतलब गूगल आपका क्यूबिनिटीज हैंडल करेगा और क्यूबिनिटीज आपकी पूरी ऐप को हैंडल करेगा, आपको तो बस ऐप को डालना है उस पर। तो इसका एग्जांपल जैसे हमने अभी देखा ही था, जैसे हमारी कोई फूड डिलीवरी ऐप है, उसकी 10 से ज़्यादा माइक्रो सर्विसेज हैं, तो इस तरह का हम ऐसे अलग अलग मैनेज तो कर नहीं पाएंगे कि एक माइक्रो सर्विसेज को हमें एक अलग लेवल पे स्केल करना है, दूसरी माइक्रो सर्विसेज को हमें अलग लेवल पे स्केल करना है, तो वो काम हमारा क्यूबिनिटीज करेगा। तो ये इसका एग्जांपल होता है। तो जब हम कोई भी ऐप स्टार्ट करते हैं, जब स्टार्टिंग फेज में होते हैं, हमें पता नहीं होता भाई कितना लोड होगा, या ऐसा होगा कि जैसे मंथ के कुछ दिनों में हमारे पास लोड ज़्यादा हो रहा है, कुछ दिन हमारे पास लोड कम हो रहा है। तो उस तरह के जो यूज केस होते हैं उसमें हम ऑटो मोड यूज़ करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो हम ये ही यूज़ करेंगे, अभी तो स्टैंडर्ड तो हम काफ़ी आगे जाके यूज़ करेंगे, अभी तो हम यही वाला यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड में तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी, इसके लिए हमें और भी काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड मोड में क्या होगा, स्टैंडर्ड मोड में आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे नोड पूल्स का मतलब होता है जैसे
काफ़ी सारी वीएम का ग्रुप बना देना, सेम कॉन्फ़िगरेशन की जो वीएम होंगी, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा उनका सबका, उनका पूरा ग्रुप बना देना, उसे नोड पूल्स बोलते हैं। नोड पूल्स क्रिएट हम करेंगे, इसमें कितने हमें क्रिएट करने हैं, मशीन टाइप भी हम चूज़ करेंगे, ऑटो स्केलिंग हम कॉन्फ़िगर करेंगे, कितना स्केल करना है, कितने सारे पूल्स नोड पूल्स बनने हैं, मैक्सिमम कितने कम से कम बनने हैं। जैसे हम MIG बना रहे थे, उसमें वीएम लिख रहे थे कि मिनिमम 1 वीएम हो, मैक्सिमम 10 वीएम हो। डिस्क साइज चूज़ करते हैं हम खुद ही, इसमें नेटवर्किंग डीपली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपस में कैसे कनेक्ट हो। जैसे जो हमारी 10-20 माइक्रो सर्विसेज होंगे तो उनके आपस के बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो, तो उस तरह की चीज़ें भी हम इसमें एक एडवांस लेवल पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि हम ऑटो वाले में नहीं कर सकते। अब इसका एग्जांपल हम किस तरह के यूज केसेस में से यूज़ कर सकते हैं। अब आप एक AI कंपनी हो, मान लो आपको GPU टाइप की मशीन चाहिए, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर चाहिए, आपको मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना है उसमें, या कोई रिकमेंडेशन मॉडल चलाना है आपको, तो आपको कस्टम नेटवर्किंग चाहिए, आपको पर्टिकुलर मशीन टाइप चाहिए होगा इसमें, भाई इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चीज़ काम करेगी, ये हमें GPU लेवल का काम चाहिए, और आपको पता है कि 24/7 जो CPU का लोड है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, तो फिर हम इसमें स्टैंडर्ड वाला यूज़ करेंगे। क्योंकि इसमें आप ऑटो वाला यूज़ करोगे तो आपकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि CPU का लोड बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो जब हमें पहले से ही पता होता है कि हमारा वर्क लोड बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो मैनुअल की तरफ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कमिटेड यूज केस करते हैं। इसे हम पढ़ेंगे, प्राइसिंग को भी एक अलग मॉड्यूल आएगा कि कैसे हम आर्किटेक्चर में प्राइसिंग को सेट करते हैं। पहले से जब हमें पता होता है कि हमारा इतना लोड रहेगा, तो हम वीएम को पहले से ही परचेज करके रखते हैं। फिर जैसे 3-3 साल के लिए परचेज कर लेते हैं, तो उसमें लगभग 70% ऑफ मिल जाता है हमें पहले से ही कमिटेड यूज़ कि हमें इतनी तो वीएम चाहिए ही चाहिए अपने वर्कलोड के लिए। तो वो सब आर्किटेक्चर कैसे होते हैं, तो प्राइसिंग मॉडल का हम अलग से मॉड्यूल आएगा सबसे लास्ट में, जब हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो GK प्राइसिंग जो इसमें गूगल क्यूम्यूनिटी इंजन होता है, उसकी प्राइसिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक तो क्लस्टर मैनेजमेंट फीस होती है, जैसे आपने एक क्लस्टर क्रिएट कर दिया, जैसे अभी अभी हमने ऑटो वाला क्लस्टर क्रिएट किया था, जो कि क्लस्टर बनने लग रहा था। एक बार देखते हैं कि ये क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है। देखो अब भी क्रिएट नहीं हुआ है, अभी तक भी ये प्रोसेसिंग में चल रहा है। इसे लगभग 5 मिनट्स लग जाती हैं, 5 to 10 मिनट्स ले लेता है क्रिएट होने में। तो दोबारा हम इस पे आते हैं, अभी हुआ नहीं है। तो जैसे ये वाला क्लस्टर है, तो इसकी मैनेजमेंट फीस भी लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऑटो पायलट वाला बना के छोड़ दिया और आपने कुछ यूज नहीं किया, उस पर कुछ नहीं किया तो वो फ्री रहेगा, ऐसा नहीं होता। उसकी भी आपको मैनेजमेंट फीस देनी पड़ेगी। लेकिन गूगल क्लाउड क्या करता है, आपको एक पर प्रोजेक्ट एक जो क्लस्टर होता है वो फ्री देता है, ऑटो पायलट में भी और स्टैंडर्ड वाले में भी, दोनों में एप्लीकेबल होता है। एक क्लस्टर की मैनेजमेंट जो फीस होती है वो फ्री होती है। जैसे हमने एक क्लस्टर बनाया तो उसकी जो मैनेजमेंट फीस होती है वो लगभग आप ऐसे मानो $60 to $70 के आसपास बैठती है ये। तो ये $60 to $70 के आसपास बैठेगी इसकी क्लस्टर मैनेजमेंट फीस। और ये पहले क्लस्टर की फ्री होगी। अगर आपने 2 क्लस्टर बना दिए तो फर्स्ट की तो फ्री होगी, तो सेकंड की आपको पे करनी पड़ेगी पर मंथ। तो आप जब पहला क्लस्टर आपने बना रखा है तो पहले उसे डिलीट कर दें, फिर दूसरा बनाएं। ट्रायल वगैरह जैसे आप फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे हैं या अपना कोई प्रोजेक्ट इस पर बनाएंगे, तो आप पहले वाला डिलीट करके तब दूसरा बनाएं, नहीं तो आपको मैनेजमेंट फीस तो पे करनी ही पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि जैसे क्लाउड रन वगैरह हम यूज़ कर रहे थे या क्लाउड फंक्शन यूज़ कर रहे थे, मान लो उसका तो यूज़ कर रहे थे तो बिल आ रहा था, नहीं कर रहे थे तो नहीं आ रहा था, और उसमें भी कुछ हमें फ्री टियर मिलता है। कितनी रिक्वेस्ट तो हम फिर भी फ्री में भेज सकते हैं, हमारा सारा मतलब जो है फ्री ट्रायल यूज़ होने के बाद भी। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें मैनेजमेंट फीस आपको देनी पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट वाले की आपको फ्री मिल जाएगी। अगर आपने एक ही क्लस्टर बना रखा है तो उसकी मैनेजमेंट फीस आपको नहीं देनी है। तो दूसरी होती है इसकी कंप्यूट नोड्स पोर्ट्स, कितना आप यूजेस करोगे, इसका कितनी कंप्यूट पावर आप यूज़ करोगे, उसमें कितनी आप स्टोरेज यूज़ करोगे, कितना आप अपना वर्कलोड उस पर चलाओगे, उसके हिसाब से आपको पैसे देने होते हैं, पे करना होता है। अब स्टैंडर्ड वाले में क्या होगा, स्टैंडर्ड वाले में तो जैसे हम वीएम वगैरह खुद चूज़ करेंगे, नोड वगैरह खुद बनाएंगे कि मैक्सिमम इतने नोड होने चाहिए, मिनिमम इतने होने चाहिए। तो उस तरीके से तो हमें वीएम बेस्ड पे जो देना पड़ेगा कि कितनी हमने वीएम वगैरह क्रिएट की है, उसके बेस पे हमें उसे पे करना पड़ेगा। कितनी हमने इसमें डिस्क अटैच की हैं, नेटवर्क एग्रेस, मतलब कितना नेटवर्क हमारे रिक्वेस्ट हमारे नेटवर्क से बाहर गई हैं, कितने हमने लोड बैलेंसर का यूज़ किया है, नेटवर्क को डाइवर्ट करना वो करना, उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो CPU रैम डिस्क अप टाइम ऑफ द वीएम। अप टाइम का मतलब होता है कि आपकी वीएम ऑन है। अप टाइम का मतलब ये नहीं होता कि वीएम पे लोड है, अप टाइम का मतलब होता है कि आपने वीएम ऑन रख रखी है। तो जब भी आपकी वीएम ऑन होगी तो उसका आपको पे करना पड़ेगा, आप उसे यूज़ करें या ना करें। मतलब उस पर कोई पोड के अंदर क्या होता है, कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर हमारी माइक्रो सर्विसेज होती है, ऐप होती है। अब आप उसके पोर्ट रन करें या ना करें, अगर आपने वीएम क्रिएट कर दी तो उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो इस हिसाब से आपको स्टैंडर्ड वाले में पे करना होता है। ऑटो पायलट में क्या करना होता है आपको,
ऑटो पायलट में कोई वीएम वगैरह तो हम अपनी मर्जी से तो हम कोई नोड वगैरह नहीं बनाते, नहीं हमारे पास कोई ऑप्शन आता नोड वगैरह क्रिएट करने का। गूगल खुद क्रिएट करता है हमारे लोड के हिसाब से, और लोड के हिसाब से वो स्केल कर लेता है। जब लोड कम होता है तो वो दोबारा उसे डिलीट कर देता है, मतलब तो जो स्केलिंग हमारे लोड के हिसाब से होती है। तो हम गूगल कैसे चार्ज करेगा इसमें, पर पोर्ट रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड, मतलब जितने आपके कंटेनर है, कंटेनर पोर्ट में रखे होते हैं, तो जितने आपके रिक्वेस्टेड होंगे, मतलब जितनी आपके पास रिक्वेस्ट आएंगी, जितना आप कंप्यूट यूज़ करोगे, स्टोरेज या सीपीयू जितना आप यूज़ करोगे पोर्ट के लेवल पे, उतना आपको पे करना पड़ेगा। इसमें वीएम वगैरह हमें कमी दिखेगी ही नहीं, क्योंकि हम तो मैनेज ही नहीं कर रहे वीएम, ये तो बैकएंड में चलेगा सब काम, जैसे क्लाउड रन में या क्लाउड फंक्शन या फिर ऐप इंजन जैसे उनमें चल रहा था ना, तो इसे बैकएंड में चलेगा, तो सब तो गूगल ही मैनेज करेगा इसमें तो ऑटो पायलट में। तो इसमें तो हमें पोर्ट के लेवल पे प्राइसिंग होगी कि कितने हमने पोर्ट रिक्वेस्ट किए हैं, मतलब कितनी उनकी कॉपीज़ बनी हैं, उस तरीके से पे करना होगा। स्टैंडर्ड वाले में हमें कितनी हमने वीएम वगैरह क्रिएट किए हैं उसके हिसाब से पे करना होगा। तो वीएम पे फिर आप चाहे पोर्ट रन करें या ना करें, तो अगर आपने बड़ा क्लस्टर बनाया है उसमें ज़्यादा वीएम रखी हैं तो आपको फिर ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ये होती है इसकी प्राइसिंग। तो चलिए अब दोबारा हम पोर्टल पे आके इसे देख लेते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा क्रिएट हो चुका है ऑटो पायलट क्लस्टर डेमो। यहाँ पे इसका आप ओवरव्यू देख सकते हैं। जैसे फ्लीट का मतलब हमने समझाया था, लोकेशन, जोन्स। अब जो ऑटो पायलट में होगा उसमें जोन्स ही ऑटोमेटिक डिसाइड करता है कि कौन सा वर्कलोड आपका कहाँ पे रखना है, उसमें हम चूज़ नहीं कर सकते। ये देखो, डिफॉल्ट नोड जोन्स कैन नॉट बी एडिटेड इन ऑटो पायलट क्लस्टर। लेकिन जब स्टैंडर्ड वाला आएगा उसमें हम चूज़ कर सकते हैं, उसमें हम जोनल भी रख सकते हैं, उसे रीजनल भी रख सकते हैं। अभी देखेंगे वो वाला भी यूज़ केस हम। तो यहाँ से आप इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। अब इस पर ऐप कैसे डिप्लॉय होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। भी धीरे धीरे चलेंगे, ये मॉड्यूल थोड़ा सा हम स्लो प्रोसेस में चलेंगे। 7 to 8 वीडियोस आएंगी इसकी, धीरे धीरे एक वीडियो में एक काम करेंगे हम इसमें, नहीं तो फिर आपकी समझ नहीं आएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है टॉपिक, तो इसे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये डिटेल्स में आप सब कुछ देख ही सकते हैं। आप धीरे धीरे आपके सब समझ में आ जाएगा जब हम इसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी स्टोरेज होती है, यहाँ पे हम स्टोरेज वगैरह देख सकते हैं, सब क्या क्या हमने कनेक्ट किया है। ये ऑब्जर्वेबिलिटी है, यहाँ पे आपको कितना सीपीयू वगैरह यूज़ हुआ, मेमोरी, ये आईपी यूटिलाइजेशन, इस तरह का काम कर सकते हैं। फिर आप इसे यहाँ से अपने क्लाउड रन से कनेक्ट कर सकते हैं, क्लाउड सेल से। कुछ कमांड्स वगैरह होती हैं, उन्हें रन करके देख सकते हैं कि आपके कितने नोड्स हैं, कितने पोर्ट्स बने हैं आपके, उस तरीके का काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी कुछ कमांड होती हैं, अभी देख लेते हैं हम। जैसे हमारा क्लाउड सेल ओपन हो गया, पहले इसे कनेक्ट करते हैं। ये वाली कमांड वहाँ से ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी जब यहाँ से आप इसे कनेक्ट करोगे। तो ये चीज़ हो चुकी है आपकी। फिर आपको यहाँ पे कमांड रन करनी है, KUBECTL गेट नोड्स। तो इसे आप सेलेक्ट करके देखोगे तो आपके यहाँ पे नोड्स आ जाएंगे कि कितने आपके नोड्स क्रिएट हुए हैं। देखो अभी आपका एक नोड क्रिएट हुआ है। अब आप थोड़ा सा टाइम रुक के अगर इसे देखेंगे ना, तो ये भी चला जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो एक क्रिएट हुआ है, तो एक नोड के साथ क्रिएट हुआ है। लेकिन आप इस पर कोई डेप्लॉयमेंट नहीं करेंगे, कोई लोड नहीं डालेंगे, तो यहाँ पे भी नन आ जाएगा। थोड़े टाइम बाद ये भी जो है अपने आप डिलीट हो जाएगा ये आपका नोड। तो अब इसमें पोर्ट देखेंगे, पोर्ट कितने हुए हैं। पोर्ट मतलब कंटेनर वगैरह कितने हैं इसके अंदर। पोर्ट अभी तो हमने कुछ डेप्लॉय किया ही नहीं है, तो कमांड थोड़ा हमने गलत डाल दिया, KUBE डालना है बस, R नहीं करना है इसमें। कमांड रन करेंगे आप, तो नो रिसोर्सेज फाउंड इन द डिफॉल्ट नेम स्पेस। तो अभी हमने कोई कंटेनर वगैरह डिप्लॉय किया ही नहीं है इस पर, तो कुछ आएगा ही नहीं। और जो आपने नोड्स वगैरह है, ये भी कुछ टाइम में ये भी चला जाएगा यहाँ से, क्योंकि हम इसमें कोई लोड ही नहीं डाल रहे हैं। अभी जब हम क्रिएट करते हैं तब तो एक नोड क्रिएट होता ही होता है, उसके बाद ये भी डिलीट हो जाएगा। तो ये होता है। यहाँ पे IP यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। नोड की जो IP रेंज होगी वो इसमें आएगी, आपकी जो पोर्ट की IP रेंज होगी वो इसमें आएगी। अब ये IP रेंजेस का मतलब हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है नेटवर्किंग में। लेवल 2 की नेटवर्किंग हमने पढ़ी हुई है, उसमें सारा मतलब समझा हुआ है कि इसका क्या मतलब होता है। 10.1 to 8.0 ये ऐसे /20 होता है। ये एक छोटी IP रेंज है, ये एक बड़ी IP रेंज है। तो इसमें 32 बिट की होती है IP रेंज, जैसे 20 है जो इसके 12 बिट हमने ब्लॉक कर रखे हैं, इसके हमने 32 - 17 इतने बिट ब्लॉक कर रखे हैं। तो ये चीज़ हमने समझी। आप नेटवर्किंग में जाके देख सकते हैं ये सब सारा किस तरीके से IP रेंजेस काम करती हैं। तो बाकी यहाँ से हम सारा इसका जो है देख सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, इस पर एक ऐप डेप्लॉय करेंगे। ऐप डेप्लॉय करके फिर समझेंगे इस पर कैसे ऐप डेप्लॉय होती है, कैसे इसकी कमांड्स वगैरह रन करते हैं, वो सब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब एक बार हम
जो है स्टैंडर्ड वाला भी बना के देख लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले से कायदे से तो हमें इसे पहले डिलीट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो बनाएंगे तो फिर हमें मैनेजमेंट फीस देनी पड़ेगी। अभी तो इसके लिए ये तो देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट 0 आ रही है यहाँ पे, लेकिन आप एक और क्लस्टर बना देंगे तो फिर उसकी मैनेजमेंट फीस आपको देनी पड़ेगी। एक की मैनेजमेंट फीस आपकी फ्री होती है पर प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पे दोबारा क्रिएट करते हैं, हम बनाएंगे नहीं, बस ऐसे ही देख लेते हैं सेकंड वाले को। स्टैंडर्ड यू मैनेज योर क्लस्टर, तो इसका जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे, देखो इसमें आपको कितने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। नेम रखना है आपको रीजनल या जोनल, उसमें हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं आया था। रीजनल का मतलब ये होगा, अब यहाँ पे आप एस्टिमेटेड कॉस्ट भी देख सकते हैं, इसकी यहाँ पे साइड में आ रही है। रीजनल का मतलब ये है कि एक आपने कोई रीजन सेलेक्ट कर दिया तो उसमें जोन्स होती हैं हमारी, तो वो डिफरेंट जोन्स पे जो है आपके क्लस्टर वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा। अगर आप जोनल करोगे तो एक सिंगल जोन पे आएगा, लेकिन देखो आपकी प्राइसिंग कितनी कम हो गई। अब इसमें इशू क्या आएगा, मान लो उस पर्टिकुलर जोन की कोई पावर सप्लाई में कुछ हो गया, कुछ सर्वर इशू आ गया, तो आपकी पूरी ऐप जो है क्रैश कर जाएगी, बंद हो जाएगी पूरी ऐप आपकी, अगर किसी पर्टिकुलर जोन में कुछ हो गया। लेकिन अगर आप रीजनल सेलेक्ट करोगे तो आपका जो वर्कलोड है वो सभी जो है जोन्स में डिवाइड होकर रहेगा, तो आपका जो है पूरा ऐप नहीं क्रैश करेगा। अगर आप उस रीजन में कुछ हो भी गया तो दूसरे रीजन से जो है आपका ऐप ऑपरेशनल रहेगा। तो ये चीज़ होती है इसमें। फ्लीट रजिस्ट्रेशन हमने समझाया था, एक तरह का हेड ऑफिस है। आपको मतलब 10-15 आपके क्लस्टर हैं वो आपको बनाने हैं, उससे आपको एक मेन हेड ऑफिस बनाना है, तो उस तरह का ये होता है। कोई देखने को मिलेगा इसमें नोड पूल्स, उसमें तो हमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था ऑटो पायलट वाले में। तो स्टैंडर्ड वाले में देखो आपको नोड पूल्स मिल रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी मशीन टाइप भी चूज़ कर सकते हो कि कौन सी आपको मशीन चाहिए, जो आपका प्रोसेसर होता है आपको कौन सा चाहिए। यहाँ से जैसे आपको मशीन लर्निंग वगैरह का कुछ करना है तो GPU TPU इससे आप मतलब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो किस तरह का आपको चाहिए, जनरल पर्पज़ के लिए चाहिए। फिर आपको मशीन का टाइप, उसकी मेमोरी, हार्ड डिस्क, कौन सी डिस्क उसमें अटैच हो, इस तरीके के काम आप सब कर सकते हो। और आप एक से ज़्यादा नोड पूल भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। नोड पूल मतलब सेम तरह की VM के कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इसमें जो VM होंगी सारी उनका सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा एक पूल में, जो इस वाले पूल में होंगी उनका एक अलग कॉन्फ़िगरेशन होगा। मान लो किसी पे आपको अलग अलग माइक्रो सर्विसेज हैं आपकी, किसी पे मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करना है, किसी पे आपको जर्नल पर्पस कोई पेमेंट प्रोसेस ही करना है, उसमें आपको छोटा चाहिएगा प्रोसेसर, मशीन लर्निंग मॉडल में आपको बड़ा प्रोसेसर चाहिएगा। तो यहाँ से आप नोड पूल्स वगैरह भी जो है क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट तरह के। फिर ऑटोमेशन वगैरह है सारा यहाँ पे, नेटवर्किंग किस तरीके से आपको चूज़ करना है, आपके डिफ़ॉल्ट पे रखना है, VPC पे रखना है, उस तरह का काम यहाँ से हो सकता है। सिक्योरिटी में ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अनेबल सीक्रेट मैनेजर, वहाँ से आपको कैसे की आपने जो API वगैरह रखी है वहाँ से वो एक्सेस करनी है आपको। अनेबल वर्कलोड आइडेंटिटी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे जो बाहर हमारी AWS या फिर एज़ोर पे कोई ऐप रखी हुई है या गिटहब पे है, वहाँ पे हमें CI/CD पाइपलाइन लगानी है, उससे हमें कोई गूगल क्लाउड का जो हमारा रिसोर्स है वहाँ से वो एक्सेस करना है, तो वो कैसे होता है वर्कलोड आइडेंटिटी। ये हमने लेवल 2 में इसकी डेडिकेटेड वीडियो हमने देखा हुआ है ये। तो इस तरह के काम आप देखो कितनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होता है। फिर आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा इसमें कि कितने आपको बनाने हैं, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम कितने नोड होने चाहिए। तो अगर आपने मान लो ये बना दिया स्टैंडर्ड वाला, यूज है नहीं आपका इतना, देखो ये आप यहाँ पे मंथली एस्टिमेटेड कॉस्ट आप देख सकते हो। अगर आपको कोई बड़ा यूज केस है आपका कि आपका लगातार आपकी मशीन्स चल रही हैं, आपका वर्कलोड 24/7 है, तो फिर तो आपको स्टैंडर्ड वाला देखना चाहिए। आप एक बड़ी कंपनी है, लेकिन आप अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आगे चलने वाला है, कितना चलने वाला है, कितने आपके यूजर्स होने वाले हैं, कितना आपका CPU का यूज़ होने वाला है, तो फिर हम ऑटो पायलट से स्टार्ट करते हैं। फिर आगे फर्दर जब हमारा उस पर बिल काफ़ी ज़्यादा आने लग जाता है या हमें कुछ एस्टिमेट लगना स्टार्ट हो जाता है कि हम इतना हमारा यूज केस है, तो फिर हम इसकी तरफ स्टैंडर्ड की तरफ जो है मूव कर देते हैं। लेकिन स्टार्ट हम हमेशा ऑटो पायलट से ही करेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों देख लिए इसमें, इस वाली वीडियो में हमने ऑटो पायलट भी देख लिया अपना, और हमने स्टैंडर्ड वाला भी देख लिया और क्रिएट करके भी देख लिया, और इनकी प्राइसिंग भी समझ ली कि जो हम बना के छोड़ते हैं जैसे इसमें क्लस्टर, तो एक की मैनेजमेंट फीस तो हमें नहीं देनी होती, चाहे वो ऑटो पायलट हो चाहे स्टैंडर्ड हो, एक की मैनेजमेंट फीस फ्री होती है। लेकिन आप एक से ज़्यादा अगर आप बनाओगे तो उसकी मैनेजमेंट फीस लगेगी, भले ही वो ऑटो पायलट हो, आप उस पर कुछ डाल भी ना रहे हो, कुछ ना कर रहे हो, आपने बना के छोड़ दिया, तो आपको लगभग $70 के आसपास तो पे करना ही करना पड़ेगा अगर आप सेकेंड वाला बनाएंगे। तो ये चीज़ होती है, एक का आपको केवल कंप्यूट की वो पे करना है, उसमें कितना आप उसका यूज़ करोगे, इसके CPU स्टोरेज जितना यूज़ करोगे उतना पे करना है ऑटो पायलट में। तो ये चीज़ हमने सीखी देखी। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, हम डेप्लॉयमेंट स्टार्ट करेंगे।
अपनी ऐप को डाल के देखेंगे, इसमें इंजन एक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, बाकी जैसे कंटेनर ऐप होती हैं हम वो किस तरीके से डालते हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो से समझेंगे।